नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं नॉलेज एट द रेट पर बिहार पुलिस की श्रृंखला। बिहार पुलिस की इस श्रृंखला में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की अपने गुरु चाणक्य की मदद से। चाणक्य जिसे भारतीय इतिहास में विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की और ये अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की किताब है। प्रश्न पूछता है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, तो वह है राजनीति शास्त्र। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना जिसने की वह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की संस्थापक हो गए। किसकी सहायता से? तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य की। ये तीनों एक ही नाम है। इस चाणक्य ने जिस किताब की रचना की वह है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किस विषय की पुस्तक है? तो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। और यह अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पुस्तक है। प्रामाणिकता की दृष्टिकोण से भी यह जो है मौर्य साम्राज्य के काफी करीब है। इसके अलावे भी दीपवंश, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए अच्छा स्रोत है। और यदि देखा जाए तो मेगास्थनीज की इंडिका किसकी? तो मेगास्थनीज की। यह भी एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावे कुछ पुरातात्विक अवशेष हैं, जैसे दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। तो यक्षिणी की मूर्ति कहाँ मिली? यक्षिणी की मूर्ति यह जो है दीदारगंज से। एक और भव्य प्रसाद मिला है राजमहल का, वह है कुम्हरार से। भव्य राज प्रसाद के जो अवशेष हैं यह मिला है कुम्हरार। और ये पाटलिपुत्र के नजदीक हैं, ये दोनों यानी पटना के नजदीक हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है यह 322 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। और इसके पहले जो है यहां पर धनानंद का शासन था। किसका शासन था? तो धनानंद का शासन था। और धनानंद जो है वह सिकंदर का समकालीन है। एक प्रश्न यह भी पूछता है कि सिकंदर का समकालीन मगध का शासक कौन था? तो वह है धनानंद।
तो सिकंदर का समकालीन किसका हो गया समकालीन? तो सिकंदर का समकालीन मगध का शासक, मगध का शासक जो है वह कौन है? तो धनानंद, धनानंद, और यह नंद वंश का है। यहां पर सिकंदर की बात आई तो सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करता है 326 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है और एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाता है सिकंदर और पोरस के बीच में। और इसी 326 ईस्वी में जो लड़ा जाता है सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध, इसे वितस्तता का युद्ध के नाम से जानते हैं, वितस्तता। और इसी का नाम है झेलम का युद्ध। अभी जो झेलम नदी है इसका यह प्राचीन नाम है, लेकिन यूनानी इतिहासकारों के अनुसार या यूनानी भाषा में जो है इसको हम हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं, हाइडेस्पीज का युद्ध। और यह हाइडेस्पीज या वितस्तता या झेलम का युद्ध कब लड़ा गया? तो 326 ईस्वी पूर्व में। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो वह है सिकंदर और पोरस के बीच में, सिकंदर और पोरस के बीच में। झेलम और चिनाब नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर इस पोरस का शासन था और इस युद्ध में पोरस की हार होती है। तो आगे हम चलते हैं अब चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, एक बहुत बड़ी सेना बनाई। और जस्टिन एक इतिहासकार हैं जो लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लुटेरे, चोर और डकैत थे, जिसने समूचे भारत को रौंद डाला। तो ये उनका मत हो सकता है। तत्कालीन समय में क्या घटनाएं घटित हुई यह न तो वो बता सकते हैं सही सही, न तो मैं बता सकता हूँ, तो वहाँ कोई चर्चा करनी नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं कि जब ये शासक बन जाते हैं तो फिर क्या होता है। ये सफलतापूर्वक अपना कार्य करते रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए आगे चलते हैं चाणक्य की मदद से। और जिस चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है कि अर्थशास्त्र के अनुसार रत्निनों की संख्या कितनी है, यानी मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो वह है 18। रत्निन जिसे मंत्री भी कहा, मंत्री या रत्निनों की संख्या 18। और यदि पूछा जाता है इसमें कि अर्थशास्त्र में कितने भाग हैं या अध्याय हैं, भाग या अध्याय, तो वह है 15 भाग हैं। ये तो बात हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने जीवन भर युद्धों और संघर्षों में बिताया, वो अपनी अंतिम अवस्था में जैन धर्म अपना लेते हैं और जैन धर्म की दीक्षा जो लेते हैं वह भद्रबाहु से लेते हैं। यानी कि भद्रबाहु एक जैनी है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षा दी। तो भद्रबाहु नाम है, भद्रबाहु, और इसी ने जैन धर्म में दीक्षित किया। किसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। और दीक्षा लेने के बाद यानी कि जैन बनने के बाद ये भद्रबाहु के साथ चले गए दक्षिण भारत जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए।
और वहीं अपना प्राण त्याग दिया। एक संथारा विधि होती है जैनियों की, जिसमें मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भूख प्यास यानी अन्न जल का त्याग कर देते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। तो इसी विधि से चंद्रगुप्त ने अपना प्राण त्याग दिया और वह जगह श्रावणबेलगोला है, जो वर्तमान समय में कर्नाटक में है। और इसी श्रावणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा है, जो जैन धर्म से जुड़ी हुई है। तो प्रश्न पूछा भी जाता है कि गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वह कहाँ है। तो गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रावणबेलगोला में है। कहाँ है? तो श्रावणबेलगोला। और यह श्रावणबेलगोला कहाँ है? तो अभी वर्तमान में कर्नाटक में है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद यदि देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का दोस्त भी था और सेनापति भी था, तो पश्चिमोत्तर भारत से सटे हुए जो बैक्ट्रियन प्रदेश थे, कुछ ईरान वाला क्षेत्र था, कुछ इराक वाला क्षेत्र था, कुछ अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था, तो इन क्षेत्रों पर सेल्यूकस का शासन था। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के ऊपर आक्रमण किया 305 ईस्वी में, यानी कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध होता है वह 305 ईस्वी पूर्व में होता है। किसके किसके बीच होता है? तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में युद्ध कब हुआ? तो 305 ईस्वी पूर्व में हुआ। और इसमें सेल्यूकस की पराजय होती है। सेल्यूकस की जब पराजय होती है तो एक संधि होती है जिसमें सेल्यूकस अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और उसकी बेटी का नाम कार्नेलिया है। कार्नेलिया, यह सेल्यूकस की बेटी का नाम है। कहीं कहीं हेलेना भी देखने के लिए मिलता है। और सेल्यूकस ने संधि के मुताबिक अफगानिस्तान के प्रांत कंधार, हेरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि 500 हाथी सेल्यूकस को दिया। और दूसरी बात क्या होती है कि सेल्यूकस अपना एक राजदूत भेजता है जिसका नाम है मेगास्थनीज। तो प्रश्न यहां पर यह भी पूछता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी वह पहले मैंने इसी वीडियो में बताया है, इंडिका। और इंडिका जो है एक महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि इसने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है और मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। पाटलिपुत्र में जो समाज था उसके बारे में लिखा है। एक बात और है इसमें कि समाज में जातियों का वर्णन इसने किया है। और यहाँ पर पूछा भी जाता है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में कितनी जातियों का वर्णन किया है? तो वह है 7 जातियों का। और इन 7 जातियों में दास या गुलाम की चर्चा नहीं है, यानी कि मेगास्थनीज ने दास या गुलाम को नहीं देखा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो और भी बातें हैं और थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, आप लोगों से करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा
और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है वह है बिंदुसार। बिंदुसार, इस बिंदुसार ने फारस के जो शासक थे उनसे कुछ मांगे की। मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक। इसमें से बिंदुसार को 2 चीजें तो मिली लेकिन तीसरी चीजें नहीं मिली। सूखा अंजीर और मदिरा भेज दिया गया और दार्शनिक यह करके नहीं भेजा गया कि फारस में दार्शनिकों के विक्रय पर प्रतिबंध है, इसलिए नहीं भेजा गया। और फारस के शासक ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक एक व्यक्ति को राजदूत बनाकर भेजा। इसके बाद हम यदि देखें तो कुछ बातें हैं। सेंड्रोकोटस एक नाम है, सेंड्रोकोटस, और इस सेंड्रोकोटस नाम से जो प्रमाणिकता होती है या प्रमाण है वह है चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। और पाटलिपुत्र तत्कालीन समय में इसे मेगास्थनीज ने पॉलीब्रोथा कहा। पॉलीब्रोथा, यह पॉलीब्रोथा कहा। अभी तक आप देख रहे थे मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार की बात, लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही मैंने ये आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य के साथ साथ मैं 5 महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों को बताऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं वो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो उसमें से पहला प्रश्न जो है वह है कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। प्रश्न देखने में थोड़ा सा कठिन लगता होगा, लेकिन इसको बनाना उतना ही आसान है। बेहद आसान जिसको कहते हैं वही है। और करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ ये करना है कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा 2 भुजाओं का गुणनफल होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई हमेशा। तो यहां पर जो है हमको दिया हुआ है अनुपात 4:9 और कह रहा है कि क्षेत्रफल। तो करना हमको कुछ है नहीं, सिर्फ इसी का हमको वर्ग कर देना है और उत्तर मिल जाएगा। तो करना क्या है कि 4:9 है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, और हमने कहा कि सिर्फ वर्ग करना है इसका, यानी कि 4 का भी वर्ग कर देना है और 9 का भी वर्ग कर देना है। तो क्या हो जाएगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा, और यही इसका उत्तर भी हो गया। तो करना कुछ नहीं था, सिर्फ एक ट्रिक लगाना था और इसका उत्तर हमको मिल गया। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर में त्रिभुज है। इस वृत्त के अंदर में ये इस तरह का त्रिभुज बना हुआ है, और इस त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज है, और इस दोनों में किसी एक कोण का मान दिया हुआ रहेगा, चाहे तो इसका दिया हुआ रहे चाहे तो इसका दिया हुआ रहे। हम यहां पर लिखते हैं कि इसका मान है 60 डिग्री।
तब कहेगा कि इसका मान कितना होगा। तो याद रखिएगा, करना कुछ नहीं है इसमें भी, इसका हमेशा यह 2 गुना होता है, इस कोण का यह कोण 2 गुना होता है। तो यदि यहां पर 60 है तो यहां पर हो जाएगा 120। एक बात। दूसरी बात, यदि यह कोण दिया हुआ रहे तो इसका यह कोण आधा होता है, आधा। तो अब यहां पर 120 है, तो 120 का आधा यदि हम करेंगे तो हो जाएगा 60, और यही 60 जो है यहां पर है। तो इसका यह 2 गुना और इसका यह आधा। हो गई 2 बात, 2 प्रश्न। अब देखिए एक और प्रश्न आपको हम बताते हैं कि यह वृत्त है और इस वृत्त में एक केंद्र भी होगा, और ये देखिए हमने त्रिज्यखंड बनाया, और त्रिज्यखंड जब बनाते हैं तो इसका मान हम यहां भी 60 डिग्री हम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और प्रश्न जो है यह रहेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना भी आसान है, करना कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि वृत्त के कुल जो कोण बनते हैं उस कुल कोण 360 बनते हैं, और इसको जो है हम थीटा से इंडिकेट करते हैं, थीटा। तो कोण हो गया थीटा और कुल 360, तो हो गया क्या, थीटा बटा 360, एक भाग तो यह हो गया। अब यह तो वृत्त का ही भाग है, वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमको करना क्या है, इसी थीटा बटा 360 में गुना कर देना है पाई आर स्क्वायर से, और हमारा क्या है कि निकल जाएगा। लेकिन यहां पर शर्त यह भी है कि आर वाली बात है, तो यहां पर आर अभी हमने दिया नहीं है। अब हम यहां पर आर यानी कि त्रिज्या लिख देते हैं। मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और थीटा कोण 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे, 60 लिख दिए, बटा 360 भी लिखेंगे। पाई का मान होता है 22/7, तो यह भी लिखेंगे। आर का मान दिया हुआ है 7, तो गुना 7 का स्क्वायर हम कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो 60 बटा 360 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। अब कटा देते हैं, तो ये 7 हम कटा दिए। यहां भी देखिए ये जीरो कटा दिए, तो 6 छाके 36। अब जो है यहां पर हो गया 22 गुना 7 बटा 6, तो हो गया 22/7, सॉरी 22 गुना 7, तो 22 गुना जब 7 करेंगे तो हो जाएगा 154/6। अब इसको हम दशमलव में निकालें, तो दशमलव में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 बचा 3 4 34, तो 6 पंचे 30 बचा 4, तो 6 छाके 36, 6 छाके 36, यानी कि लगातार ये 6 आता चला जाएगा। तो यहां पर हम 6 को 7 कर लेंगे, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो यह सूत्र हुआ, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, एक बात। दूसरी बात, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, तो पाई आर स्क्वायर, 2 सूत्र यहां मिल गया। और एक प्रश्न
और हम आपको बता रहे हैं, और वह है कि यही वृत्त है। और प्रश्न है कि इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये देखिए, मान लेते हैं कि एक लकीर यहां दिया, एक लकीर यहां दिया, स्पर्श जो टच करता हो, यहां दिया, यहां दिया, यहां दिया, इधर से दिया, यानी कि हम गिनती नहीं कर सकते हैं कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो जिसको हम गिनती नहीं कर सकते तो वो हो गया असंख्य, असंख्य या अनंत, अनंत नहीं, असंख्य, जिसकी संख्या हम गिन नहीं सकते हैं। तो स्पर्श रेखा कितनी हम खींच सकते हैं, तो असंख्य खींच सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। और मौर्य साम्राज्य का यह पहला भाग है। मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 बहुत जल्द आपके साथ लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।